नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज प्याज की परत दर परत पड़ताल और साथ ही छत्तीसगढ़ में तकरीबन 20 लाख युवा बेरोजगार। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की हेडलाइन। भोपाल की मंडी में सड़ रहा है 8000 मीट्रिक टन प्याज। भंडारण के अभाव ने बढ़ाई मुश्किल। खरीद नहीं होने की आशंका से डरे किसान। हापुड़ के पापड़ उद्योग पर अस्तित्व का संकट। लागत बढ़ने से कारोबारियों का हुआ मोह भंग। संरक्षण के लिए सरकारी मदद की गुहार। हावड़ा में आर्सेनिक मिला पानी पीने को मजबूर लोग। किडनी और फेफड़े के खराब होने का खतरा। आर्सेनिक की चपेट में देश के 7 करोड़ लोग। और छत्तीसगढ़ में विकास के हिसाब से रोजगार नहीं। 13% आबादी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं। रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20 लाख के पार। मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज सड़ने लगा है। अलग अलग मंडियों में हजारों मीट्रिक टन प्याज सड़ रहा है। सरकार ने हालांकि किसानों को राहत देने के लिए उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, मगर उसके पास न तो उसके भंडारण की सुविधा है और न ही निस्तारण की सुविधा है। और आलम यह है कि आज भी किसान बारिश में भीगकर सैकड़ों की तादाद में बाहर खड़े हैं, मंडियों के बाहर खड़े हैं। उनका प्याज खरीद नहीं हो पा रहा है और सरकार भी लाचार नजर आ रही है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर। ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की करोद मंडी की। खुले आसमान के नीचे प्याज की बोरियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं। बारिश के बाद हजारों टन प्याज बर्बाद हो रहा है। करोद मंडी के 15 शेड्स में से फिलहाल 9 में प्याज रखे गए हैं और जब प्याज की आमद नहीं थमी तो प्रशासन ने यह तय किया कि वो भोपाल के अलावा दूसरे जिलों के किसानों का प्याज नहीं खरीदेगा। लिहाजा मंडी के बाहर दर्जनों ट्रैक्टर अपनी बारी के इंतजार में चक्कर काट रहे हैं। अरे अब वो ला रहे हैं प्याज, किराया कहीं पटवारी का लिखा लाओ, कहीं इसका लाओ उसका लाओ, मतलब सुबह से परेशान है। मतलब ये दिक्कत है पानी छानी की और ये तुलाई की। अब आज मालूम पड़ी कि वो उससे पटवारी से लिखवाओ, पहले से बोली नहीं। जिन किसानों के पास तिरपाल है वो तो प्याज बचा ले रहे हैं, लेकिन ऐसे किसान मुट्ठी भर हैं। जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से प्याज बेचने के लिए किसानों में अफरा तफरी मची हुई है। बारिश में परेशान होती है। सुबह का प्याज भींग दिया, पल्ली ला के डाली, रात को आके पड़े थे ना की जगह, रात भर मच्छर खाए। एसडीएम का दावा है कि बिचौलियों को रोकने के लिए दूसरे जिलों के किसानों का प्याज नहीं खरीदा जा रहा। मंडी में फिलहाल 8000 टन प्याज है, जिसमें सैकड़ों बोरियां भीग चुकी हैं। करीब 500 से 1000 के बोरे होंगे जो बारिश में भीग गए हैं, क्योंकि शेड में खुला हुआ है और हमालों के द्वारा रखने उठाने में, किसानों में जल्दबाजी से उठा के रखने में अंदर तक नहीं लेके गए, इसकी वजह से वो गिर गया। भीगे हुए प्याज का अब कोई खरीदार नहीं मिल रहा। सरकार 8 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीद रही है, लेकिन 2-2.25 रुपए पर ही बेच पा रही है। दूसरे राज्यों ने भी खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई। भंडारण की व्यवस्था है नहीं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती गंभीर हो गई है। 30 जून तक ही सरकार किसानों से प्याज खरीदेगी। किसानों को डर है कि अगर सरकार ने प्याज नहीं खरीदा तो बाजार में उन्हें 8 रुपए के भाव से खरीदार नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 8 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का लक्ष्य बनाया, लेकिन अब तक 4 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा गया है और इसमें से 66,000 मीट्रिक टन ही सरकार बेच पाई। नहीं, इसी के लिए ये प्रक्रिया कर ली गई है और आज अभी चूंकि हम लोगों ने बेच दी है, उसके बाद व्यापारी लोग अपने अपने वो लोड करा के प्रदेश से बाहर ले जाएंगे प्याज और यहाँ की समस्या का निराकरण हो जाएगा। प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है और बीते 3 साल से यहाँ बम्पर पैदावार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस बार 40 लाख मीट्रिक टन प्याज के पैदावार का अनुमान लगाया गया है। ज्यादा पैदावार के चलते किसानों को एक तो सही दाम नहीं मिल रहा, दूसरा मंडी में व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों की मुश्किलें अब भी थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। भोपाल से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। आप राज्य में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। हितेश जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्याज को लेकर राज्य में किस तरह की समस्या आ रही है और क्यों नहीं इसके भंडारण की उचित व्यवस्था हो पाई है अब तक? देखिए, प्याज एक पेरिशेबल कमोडिटी है, हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपके फैक्ट्स और फिगर्स में थोड़े से करेक्ट करना चाहूंगा। हम लोग लगभग 5 से 5.5 लाख मीट्रिक टन अभी तक प्रोक्योर कर चुके हैं। 8 लाख मीट्रिक टन की हमें अनुमति मिली थी। यह सारी प्रक्रिया मूलतः किसानों को 8 रुपए का भाव देने के लिए की गई है। इसमें यह बात अंतर्निहित है कि बहुत बड़ी मात्रा में प्याज हमारा वेस्ट भी होगा, ये बात सच है, क्योंकि भंडारण की कैपेसिटी लगभग 50,000 मीट्रिक टन की हमारे पास मात्र है, इससे अधिक नहीं है। लगभग 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन जो हमारा प्रोक्योर्ड 5-5.5 लाख मीट्रिक टन है, उसमें से हम मूव कर चुके हैं विक्रय के लिए लगभग 87,000 मीट्रिक टन हम लोग विक्रय कर चुके हैं ओपन मंडी और बाकी जगह पर। और लगभग 66,000 मीट्रिक टन हम लोग पीडीएस में सप्लाई कर चुके हैं। हितेश जी, आपके आंकड़े दुरुस्त हैं, आप सही बात कर रहे होंगे। हो सकता है कि हमारे आंकड़ों में थोड़ी बहुत कमजोरी हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि 8 लाख मीट्रिक टन आप लोग की खरीद की क्षमता है, जिसमें से 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास आप लोगों ने खरीद लिया है। लेकिन ये जो खरीदा है उसमें से आपने बताया तकरीबन 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन आप लोगों ने बाजार में बाहर भेज दिया है, बिक्री कर दिया है जी। तो जो बचे हुए प्याज हैं उस पे तो बारिश की मार पड़ रही है। मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि बहुत सारा प्याज जो है वो बारिश में भीग रहा है और खराब हो रहा है और सड़ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है? देखिए, मुझे लगता है कि अगले हम 1 वीक के अंदर हमारी जो क्षमता अप्रूव्ड है 8 लाख मीट्रिक टन, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। और जो आपने खबरें बताई हैं वो लगभग 10 से 25% प्याज ऐसा है जो हम कह सकते हैं वाकई में कि आपकी बात सच है, जो आने वाली बारिश में खराब हो सकता है। लेकिन 5.5 लाख मीट्रिक टन में से, जैसा मैंने आपको बताया, 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक हम विक्रय कर चुके हैं और बहुत तेजी से हम इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तो हमने तो सुना है कि वहां पर अगर 40 लाख मीट्रिक टन के करीब उत्पादन का अनुमान है और आप लोगों ने 8 लाख टन ही खरीदना है, तो बाकी प्याज का क्या होगा? कहाँ पर किसान बेचेंगे? अमृता जी, यहाँ पर मैं आपको पुनः एक नई बात संज्ञान में लाऊंगा कि ये जो प्याज होता है ये अप्रैल और मई के माह में किसान लेकर आते हैं। तो अधिकांश प्याज जो आपने 40-32 लाख मीट्रिक टन का हम लोगों का रकबा था, जो शासन द्वारा अनुमानित था, उसमें से अप्रैल और मई में अधिकांश प्याज बिक चुका है। बहुत सारा प्याज इसकी कीमत टूटने की वजह से किसान परेशान हुआ था, इसीलिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समर्थन मूल्य पर इसको लेने का निर्णय लिया है। इसीलिए ये वह प्याज ज्यादा है जो किसान नहीं बेच पाया या जो उस कीमत पर नहीं बेचना चाहता था, उसको हम समर्थन मूल्य पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि यह पूरा प्याज 32 लाख मीट्रिक टन है, क्योंकि अप्रैल और मई में अच्छा प्याज ओपन मार्केट में आप लोगों के अनुमान के मुताबिक ये जो लाइनों में खड़े प्याज के किसान हैं, इनके पास कितने मीट्रिक टन प्याज होगा? जो अनुमान माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसके ही अनुसार हम लोगों ने लगभग 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। और आप स्वयं शायद इस बात को संज्ञान में लेंगी कि जो एक खरीदी केंद्र होता है वहां पर जब परचेज होती है तो लगभग 300 से 350 ट्रॉलियां पर डे ही तुल पाती हैं और उनकी खरीदी हो पाती है। इसीलिए खरीदी प्रक्रिया प्याज की जो होती है वो धीमे होती है कंपैरेटिवली। तो इसलिए ये लाइनें हैं और फिर भी टोकन दिए गए हैं। एक जो पैनिक है उसको हम कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। असल में पैनिक इसलिए है हितेश जी क्योंकि बारिश आ गई है और बारिश में प्याज किसानों के भी भीग रहे हैं और आपके यहाँ जो भंडारण है उसमें भी भीगे हुए तमाम प्याज नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में कहने की बात नहीं है, लेकिन वो जो प्याज उन किसानों के पास खराब हो रहे हैं और वो जो प्याज जो आपके पास खराब हो रहे हैं। आपने कहा कि 5 लाख में से आपने 1.5 लाख टन ही बाहर निकाले हैं, तो जो बाकी बचे प्याज हैं उसको उसके निस्तारण के लिए या उसको बाहर भेजने के लिए, बेचने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? ये सवाल बार बार इसलिए उठाया जा रहा है कि पिछले साल का उदाहरण हमारे सामने है, जब 100 से लेकर 150 करोड़ तक के प्याज का नुकसान हुआ था। इसलिए बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए किसानों के अंदर ये चिंता है। तो उस चिंता को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या कोई आश्वासन है? जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 66,000 मीट्रिक टन प्याज लिया था
और हमारी योजना ठीक नहीं होने के कारण लगा 80% उसमें से खराब हो गया था। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं, हमारी इस योजना में हमारे पास 2 चॉइस थी कि हम प्याज को बचाएं या किसान को बचाएं। तो हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें किसान को बचाना है, तो किसान का हम प्याज लेंगे नंबर 1। नंबर 2, उसके पश्चात हम अपना लॉसेस मिनिमाइज करेंगे, जिसके तहत आपने जो सवाल किया है, हम रोज टेंडर निकाल रहे हैं। आमतौर पर ऐसे टेंडर वीकली या 14 दिन में होते हैं, लेकिन शासन के लिए हमने विशेष नीति बनाकर प्रतिदिन हम टेंडरिंग प्रोसेस कर रहे हैं और इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सच है, ओपन मार्केट में प्याज का विक्रय जिस गति से होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ही खरीदेगा, उस तुलना में हमको इस सीजन में उतनी सफलता नहीं मिल रही है। फिर भी हमारा पूरा प्रयास है कि हम शासन के नुकसान को मिनिमाइज करें, वहीं दूसरी ओर हम किसान को जरा भी परेशान ना होने दें, उसका प्याज हम 8 रुपए किलो खरीदें। उम्मीद है कि आप लोग ये जो किसानों की चिंता कर रहे हैं और किसानों के हित की बात सोच रहे हैं, ये इस हित में आप लोग थोड़ी सी तत्परता भी दिखाएं, ताकि जो किसान बाहर खड़े हैं ट्रॉलियों में और ट्रैक्टर्स में अपने प्याज लेकर, उनकी भी जल्दी से बिक्री हो जाए और वो अपने घर लौट सकें। क्योंकि बारिश में अगर प्याज खराब होंगे तो उनका भी नुकसान होगा और शायद किसी का भी भला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रयास करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए हितेश जी, आपका धन्यवाद। असल में किसानों की मुश्किल ये है कि उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से, यानी उनकी मेहनत के हिसाब से और लागत के हिसाब से उन्हें मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का ये भी आरोप है कि पिछले 1.5 दशक के अंदर देश में और दुनिया में चाहे जितनी भी महंगाई बढ़ी, चाहे कितनी भी चीज़ों के दाम बढ़े, मगर किसानों की आमदनी सिर्फ 5% बढ़ गई। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारों की तरफ से तय किए जाते हैं, उसका भी सिर्फ 6% किसान ही फायदा उठा पाते हैं। इसलिए असल में किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या पैदा हो रही है। हाल के दिनों में हमने देखा मंदसौर और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह का आंदोलन किसानों का देखने को मिला। आइए देखते हैं वहाँ से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शेरौन की खास रिपोर्ट। किसान गुस्से में हैं। ये नाराजगी देश में कई जगहों पर सड़कों पर देखने को मिली। पिछले दिनों किसान आंदोलन का दायरा बढ़ता ही गया। आखिर किसान किस बात को लेकर परेशान हैं? तेल के भाव, पैकिंग चीज़ों के भाव सब शासन डिसाइड कर रहा है, पर किसान की जो फसल है उसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। वो दिन पे दिन घुसता ही जा रहा है। छोले ला के बेचे, चना हम 10,000 के ला के बोए और अभी 4,000 3,000 पे चने बोल रहे हैं, तो हम तो वैसे डूब खाते में है ना सर। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक किसानों की आमदनी में पिछले 14 साल में केवल 5% बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी शायद किसी दूसरे व्यवसाय से कम है। 1970 में देश में जीडीपी में कृषि का योगदान 43% था, जो अब घटकर कुल 15% से भी कम रह गया है। देश में इस वक्त लगभग 7,700 छोटी बड़ी कृषि मंडियां हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि देश की आबादी और भूगोल के मद्देनजर 42,000 मंडियों की जरूरत है। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 6% किसानों को ही समर्थन मूल्य मिल पाता है, बाकी सब बाजार के भरोसे हैं। मार्केट रिफॉर्म्स चाहिए, प्राइस रिफॉर्म्स चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चाहिए, और साथ साथ किसानों को, छोटे छोटे किसानों को एक होके, एक ग्रुप्स बना के फार्मिंग तो अलग अलग करे, लेकिन जैसे मार्केटिंग का सवाल है, इनपुट्स मार्केटिंग या आउटपुट मार्केटिंग, वो मिल के करे। मध्य प्रदेश का मालवा जैव विविधता के हिसाब से एक बेहतरीन इलाका है। यहाँ अश्वगंधा से लेकर सोयाबीन, चना, प्याज, लहसुन, अनाज और मसाले सब उगाए जाते हैं। इस बार कुदरत ने भी किसानों का खूब साथ दिया, लेकिन बम्पर पैदावार के बाद किसान रो रहा है। इसमें जितनी लागत बैठती है उससे लगभग 5% भी ज्यादा किसान को नहीं मिलता है, और मतलब ये स्थिति बन जाती है कभी तो जितना खेतों में लगाते हैं उतना ही लेके आते हैं या उतना भी लेके नहीं आते। यहाँ के किसान इस बात से दुखी हैं कि सरकार सिर्फ कृषि कर्ज माफी को ही मुद्दा बना रही है, बाकी किसी भी मांग पर वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देश भर में आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि आज भी आज़ादी के 7 दशक बाद भी कई किसान भूखे सोते हैं, तो किसी को वो दवा खानी पड़ती है जिसके बाद नींद नहीं, केवल मौत आती है। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शेरौन, राज्यसभा टीवी। और अब बात हापुड़ के पापड़ों की।
हापुड़ के पापड़ों की एक वक्त में बड़ी धाक हुआ करती थी, बड़ी शान हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये पापड़ अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। पापड़ उद्योग से जुड़े लोग कह रहे हैं कि उसे बनाने में लागत नहीं निकलती और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिलती। आइए देखते हैं अरविंद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। राजू रविंद्र पारीक उस खानदान से हैं जिसने 166 साल पहले हापुड़ में पापड़ का कारोबार शुरू किया। हापुड़ की पापड़ वाली गली में वो यहाँ के इस मशहूर कुटीर उद्योग की लौ चलाए हुए हैं। जब हापुड़ के पापड़ उद्योग का स्वर्णकाल था, यहाँ का पापड़ देश विदेश तक जाता था। हापुड़ स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो लोग बिना पापड़ खरीदे नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चौपट हो गया। सरकार की तरफ से ऐसी कोई वो नहीं है कि उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कराओ। दूसरा जो खादी ग्रामोद्योग है उसका एक क्राइटेरिया, उसको आप प्रोजेक्ट दो बना के, वो प्रोजेक्ट देखेगा, वो प्रोजेक्ट फिर बैंक को भेज देगा और बैंकों पर डिपेंड करता है वो लोन देने। पापड़ बेलना आसान होता तो इस पर कहावतें ना बनती। हापुड़ में बीकानेर के पंडित गंगाजली महाराज ने पापड़ का कारोबार शुरू किया। तब ये इलाका दलहन पैदावार में अग्रणी था। शुरू में उड़द की दाल का पापड़ खूब चला। पापड़ के बाद यहाँ की कचरी, उड़द बड़ी और मूंग बड़े भी मशहूर हुए, लेकिन ना तो सरकार ने इनको संरक्षण दिया और ना ही खादी ग्राम उद्योग ने। हापुड़ का जो पापड़ उद्योग है ये बरसों पुरानी हापुड़ की एक विरासत और एक धरोहर है, जो अब धीरे धीरे जो है अपने जो है मंदी के कगार पर, मतलब खत्म होने के कगार पर जा रहा है और इसको बढ़ावा देने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। हापुड़ हाथ से बने पापड़ के लिए मशहूर है। इस कारोबार की रीढ़ महिलाएं हैं। हाथ से बनने वाले 1 किलो पापड़ पर 150 रुपए से 200 रुपए तक की लागत आती है। एक महिला दिन भर में 150 से 200 तक पापड़ बेल सकती है। इसमें लगने वाली काली मिर्च, हींग, जीरा, दूसरे मसालों के दाम काफी बढ़ गए हैं। मजदूरी की दरें भी बढ़ी हैं। वहीं पापड़ बनाने वाली तमाम दूसरी बड़ी कंपनियां विज्ञापन और प्रचार में काफी पैसा खर्च कर रही हैं। इन सब की मार यहाँ के पापड़ उद्योग पर पड़ रही है। जो यहाँ की कॉस्टिंग है लेबर की वजह से वो बढ़ गई है पापड़ों की। जो बाहर के जो कंपनीज के पापड़ आ रहे हैं वो मशीन मेड आ रहे हैं, तो हमारी कॉस्टिंग और उनकी कॉस्टिंग में डिफरेंट है। हापुड़ के पापड़ उद्योग को ना तो आधुनिक तकनीक मिली और ना ही कर्ज की सुविधा। नतीजा ये हुआ कि ये कारोबार लगातार पिछड़ता चला गया। हापुड़ का पापड़ उद्योग वैसे तो एक दौर तक बहुत ही स्थापित ब्रांड रहा है, लेकिन समय के साथ तमाम उतार चढ़ाव और चुनौतियों से जूझते हुए ये आखिरी घड़ियां गिन रहा है। राज्य सरकार और भारत सरकार की उपेक्षा के चलते स्थिति बेहद दयनीय है। जरूरत है इसके कायाकल्प की। कैमरामैन सुदीप्त दास के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और हापुड़ से इस रिपोर्ट को हमारे तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने वाले अरविंद कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, तो क्या अब हमें और हमारे दर्शकों को हापुड़ के पापड़ खाने को नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल मिल सकते थे अमृता जी, लेकिन जिस तरह की हालत है इस समय, मतलब एक जो है हिंदुस्तान में जो है हापुड़ का पापड़ इतना वेल इस्टेब्लिश था कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर लाला लाजपत राय तक उसके फैन रहे। और जो जब ये हापुड़ जंक्शन है एक बड़ा रेलवे का, वहाँ जब गाड़ी रुकती थी तो लोग स्पेशली उसको खरीदते थे, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और 94-95 तक जो है हापुड़ के पापड़ की जो मार्केट थी वो करीब 30 करोड़ रुपए तक थी। अब घटते घटते वो उसका 10% भी नहीं रही। और खादी ग्रामोद्योग आयोग हो या सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और लागत बढ़ रही है। अभी लेकिन ऐसी उपेक्षा क्यों हुई? क्यों? देखिए क्या है कि 95 के बाद अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन उनका बढ़ा है। जैसे आप देखेंगे फास्ट फूड में बहुत सारी ये कंपनियां आ गई हैं जो मशीन से पापड़ बनाती हैं। तो ये बेसिकली महिला प्रधान कुटीर उद्योग है जिसमें एक औरत मुश्किल से दिन भर में जो है 200 तक पापड़ बना सकती है। तो 150 रुपये जो है उसका दाम। दूसरी चीज़ रा मटेरियल है। अभी ये रा मटेरियल में उसमें काली मिर्च जैसे पड़ती है वो 800 रुपये किलो है, उसमें हींग पड़ती है वो 6000 रुपये किलो है। तो और इसके अलावा दाल के दाम बढ़े हैं। पहले और अब में जो है बहुत सारी चीज़ों का फर्क आया है। और कच्चा माल चूँकि हाथ से बनता है तो उसकी लागत आएगी 300 रुपये किलो तक। अगर बाजार में 120-30 में पापड़ होगा तो उसमें स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था और खादी संस्थाओं को जी। और उसमें भी आपने बताया ये महिला प्रधान कुटीर उद्योग है, तो महिलाओं का अगर सरकारों को ध्यान होता तो शायद उस पर भी सरकारें कुछ नजर डालती, लेकिन ऐसा लगता है कि महिलाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है, इसलिए ना महिलाओं का भला हो पा रहा है और ना ही उस कुटीर उद्योग का भला हो पा रहा है और हम आप जैसे लोग पापड़ भी नहीं खा पाएंगे, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे उम्मीद है कि सरकार से इन लोगों ने जो गुहार लगाई है सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी।
फिलहाल अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे देश में 7 करोड़ लोग आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं देश में जल प्रदूषण की। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पीकर अलग अलग तरह की बीमारियों की चपेट में हैं। और अगर पूरे देश का आंकड़ा देखें तो तकरीबन 7 करोड़ लोग आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पीकर अलग अलग बीमारियों की चपेट में हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। इस शख्स के शरीर पर दिख रहे ये दाग आर्सेनिक मिला पानी पीने की वजह से हुए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा निवासी ब्रिजमोहन अग्रवाल कई साल से इस बीमारी से पीड़ित हैं। आर्सेनिक ने इनके शरीर को विद्रूप कर दिया है। उनकी ही तरह हावड़ा के कई लोग ऐसी ही बीमारी का शिकार हैं। इंसान के साथ साथ बर्तनों पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। आर्सेनिक मिले पानी से स्किन कैंसर, किडनी और फेफड़े खराब होने का खतरा रहता है। जो लोग बोरिंग का जो पानी है उससे हम लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उससे हम लोग बहुत सारा इन्फेक्शन हो रहा है। उसको जो 2-3 जन उसको जो पी ले रहा है इलाका में, उसको पीने से पानी हम लोग इन्फेक्शन कर रहा है। हावड़ा शहर के 82 वार्ड्स में से 5 वार्ड ऐसे हैं जहां पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। ग्रामीण इलाकों में 16 में से 7 ब्लॉक अब भी साफ पानी का इंतजार कर रहे हैं। आर्सेनिक का सबसे ज्यादा असर बाली, बेलूर, लिलुआ और जगाछा इलाके में हुआ। यहाँ ज्यादातर लोग हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 80 लाख लोग आर्सेनिक का शिकार हैं। इसकी वजह से खास करके जो स्किन पे जो प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, स्किन का जो डिस्कलर हो जाता है, खास करके गहरे रंग से और सादा रंग से जो ये सब होने लगता है, तो इसमें हमको लगता है कि आर्सेनिकोसिस हावड़ा में इन दिनों काफ़ी जो है देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि हावड़ा नगर निगम सभी इलाकों में स्वच्छ पानी मुहैया कराने में नाकाम रहा है। बिल्डर नए घरों में बोरिंग के पानी का ही इंतजाम कर रहे हैं। हैरत अंगेज ये है कि नगर निगम इस समस्या को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता। तो हम लोग का इधर आर्सेनिक का प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। कोई केस हम हावड़ा कॉर्पोरेशन की जुरिसडिक्शन के अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट अभी तक रिपोर्टेड हुआ नहीं। देश के 30% ग्रामीण इलाके आज भी स्वच्छ जल से वंचित हैं। सिर्फ 7 राज्यों में ही पूरी तरह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 2022 तक देश के 90% देहाती इलाकों में साफ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सभी राज्यों को कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाने के लिए भी कहा गया, लेकिन ये लक्ष्य पूरा होने में अभी 5 साल का वक्त है। यानी आर्सेनिक से निजात पाने के लिए लोगों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स तो नहीं मगर इंजीनियरिंग और MBA किए हुए तकरीबन 20 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जी हाँ, भले ही वहाँ की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.1% पर पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पर जो बेरोजगार युवाओं की तादाद है वो भी 13% को क्रॉस कर रही है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से एक रिपोर्ट। रोमेश MBA कर नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनके पिता सरकारी स्कूल में टीचर हैं और अगले साल रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद माता पिता और 2 बहनों की जिम्मेदारी रोमेश के कंधों पर आ जाएगी। इस बेरोजगार नौजवान के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि छत्तीसगढ़ में इस साल आर्थिक दर 7.14% यानी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहने का अनुमान है। सरकार दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आज के डेट में ये है कि BE वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं और अब की स्थिति ये है कि MBA वाले भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रणेश का है। इन जैसे युवाओं का हाल इस राज्य के रोजगार विहीन विकास पर एक सवाल है। सब स्लो प्रोसेस चल रहा है। यहाँ रोजगार कितनों को मिला है और बेरोजगार अपनी चप्पलें घिस के थक चुके हैं, लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही है। हम खुद 2 साल से जॉब की तलाश में भटक रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 19,53,556 है। यानी छत्तीसगढ़ की करीब 13% आबादी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। दिसंबर 2015 से लेकर 2016 तक
13,322 लोगों ने रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराया, जबकि इस अवधि में सिर्फ 397 लोगों को अलग अलग विभागों में नौकरी मिल सकी। जो निजी क्षेत्र के यहाँ पर एक दो को छोड़कर भिलाई में एक दो इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं है, तो वहाँ के जो डिग्री होल्डर हैं, उपाधि लेकर निकलते हैं, उनको रोजगार अपनी वो सोचते हैं कि हमने उपाधि प्राप्त कर ली है, अब हमको अमुक 20,000 50,000 का वेतन का मिलेगा, उनको नहीं मिल पाता। औद्योगिक गतिविधियों वाले जिलों दुर्ग, रायगढ़ और जांजगीर में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसके 2016-17 में 84,000 से बढ़कर 91,000 रुपए होने का अनुमान है। यानी विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी के आलम से ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में इसका लाभ चंद लोगों तक सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास में दर्ज बाडूंग सम्मेलन की बात। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इतिहास में 1955 में हुए बाडूंग सम्मेलन का खास स्थान है। इंडोनेशिया के इस शहर में हुए सम्मेलन में 29 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया। यहां गुटनिरपेक्ष नीति ने स्पष्ट आकार हासिल किया। इस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गामेल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकार्नो की खास भूमिका रही। इन नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और दोस्ती का सैद्धांतिक आधार तैयार किया। गुटनिरपेक्ष नीति के पालन के कारण भारत को तीसरी दुनिया के देशों का नेता माने जाने लगा। आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर एक नए आजाद देश के लिए ये बेहद अहम बात थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निरस्त्रीकरण और विकासशील देशों की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप विश्व व्यवस्था की स्थापना की मांग जोर शोर से उठाई। और अब आपको मिलाते हैं बस्ती की हिना खातून से। इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा से सर्टिफिकेट तो बहुत हासिल किए, लेकिन आज भी एक अदद नौकरी को तरस रही हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बस्ती की हिना खातून ने एक बार फिर इस कहावत को सही साबित किया है। शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर टीन शेड के नीचे गरीबी और मुफलिसी में जीवन जी रही हिना हैंडबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। आगे सोच है कि अभी इंडिया लेवल खेलूं, बट घर की प्रॉब्लम है तो इसलिए सोचती थोड़ा कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी सरकारी मिल जाए ताकि घर को और भी अच्छा बनाए, मम्मी का हेल्प करें। राष्ट्रीय स्तर समेत कई प्रतियोगिताओं में हिना ने कई मेडल जीते, इतने कि उनके छोटे से घर में उन्हें सजाने की जगह नहीं है। हिना की मां दूसरे घरों में काम करती हैं और अंडे की दुकान लगाती हैं। 20 साल पहले हिना के पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था। दिन घर का झाड़ू बर्तन कई के करे थे, फिर 3-4 बजे दुकान लगाई था, 10-11 बजे दुकान ही खड़ी रही थी। अब इतना परेशानी गुजरत रहा कि अब जाना नहीं। बस्ती के जिला अधिकारी कांशीराम आवास योजना के तहत हिना को घर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा घर की जमीन का पट्टा उनके नाम पर कर दिया है, लेकिन इससे समस्याएं खत्म नहीं हो रही। जो हमारे पास कांशीराम को कुछ आवास उपलब्ध थे, उसकी पात्रता में आने पर उसको मकान के लिए मैंने कहा था। छोटी सी जमीन थी जिसमें वो कुछ भी बिजनेस छोटा मोटा करके अपना गुजर बसर कर सकती है। आर्थिक तंगी और समाज की बेरुखी के चलते देश में न जाने कितने खिलाड़ियों की प्रतिभा दम तोड़ देती है। अंदेशा है कि कहीं ऐसा ही हिना के साथ ना हो जाए। बस्ती से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बस इतना ही।